सबसे पहले समझ लेते हैं वर्क होता है क्या है। तो हम ये कहते हैं बेटा, फोर्स एक्सर्ट करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से उठाकर दूसरी पोजीशन तक ले जाना क्या कहलाएगा? वर्क डन। ठीक है ना। वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि बाय अप्लाइंग फोर्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, राइट, दैट इज नोन एज वर्क डन। अब वर्क इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, कार्टून जो है वॉल को पुश कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है दीवार को पुश कर रहा है, इज इट अ काइंड ऑफ वर्क डन? नहीं। कितने लोगों को लगता है कि अगर एक बंदा किसी वॉल को पुश कर रहा है तो वो एक वर्क डन होगा? किसी को लगता है वो वर्क डन होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो वॉल डिस्प्लेस कर सके वो, तो फिर वो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स एक्सर्ट करें, जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ बेटा, इस पे हमने इनिशियली ए पॉइंट पर रखा है, इस पे हमने एफ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया, और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद इस ब्लॉक की पोजीशन एक ए पर जो रखा था इसको यहां से डिस्प्लेस किया और इस पॉइंट बी पर पहुंचा दिया बेटा हमने। इट मींस क्या हुआ? वर्क डन। कितना डिस्प्लेस हुआ? मान लीजिए एस मीटर वो डिस्प्लेस हुआ था। ठीक। तो W इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है? F इंटू एस। F क्या होता है? फोर्स, और S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की अगर हम बात करें तो वर्क की यूनिट होती है बेसिकली जूल। ठीक। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई 1 जूल क्या होता है? अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कि 1 जूल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। आप अगर गौर से देखो, ये वर्क है, इसको हमने 1 जूल कह दिया। ठीक। ये फोर्स है, ये क्या हो गया? 1 न्यूटन हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करके अगर हम 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, देन द वर्क डन वुड बी 1 जूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? किसी ऑब्जेक्ट को पे 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करके अगर उसे 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया, देन वर्क डन वुड बी 1 जूल। ये सिंपल से डेफिनेशन बन जाती है आपकी जूल की। ठीक। अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्क डन में हमने आपको क्या बताया था कि कितने टाइप्स के वर्क डन होते हैं बेटा? तो हमने आपको बताया था कि वर्क डन 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिपेंड किस पे करता है ये वर्क डन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो है। ये तो आपका वर्क का जनरल फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू एफ एस। अगर हम इसके साइंटिफिक फॉर्मूले की बात करें, विच इज W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है किसके बीच में? तो हम ये कहते हैं थीटा इज एन एंगल फॉर्म बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली इस थीटा पे डिपेंड करता है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। हम ये कहते हैं अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल सब लोग जानते हैं ना भाई, थीटा आपका जीरो है या फिर एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। थीटा को अगर हमने बोल दिया कि इफ द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एक्यूट एंगल, देन वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा बेटा? जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क डन वुड बी नेगेटिव। एग्जांपल्स अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे सिनेरियो में वो एंगल्स फॉर्म होते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे थीटा समझ लो आप। थीटा यहाँ पर क्या है? अगर थीटा 0 डिग्री या एक्यूट एंगल है तो वर्क डन कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। थीटा अगर आपका स्ट्रेट एंगल होगा, मींस 180 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कैसा होगा? 0। ठीक। इन तीनों के केसेस को अगर हम दिखाएं तो देखिए कैसा होगा। पहले तो पहला वाला केस ले लेते हैं, व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री या फिर एक्यूट एंगल। मींस आप ये मान लीजिए बेटा ये एक ब्लॉक है। ठीक। ये एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है।
अब हमने क्या किया, इसमें इस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट किया, इस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट किया, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा कितने डिग्री फॉर्म हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, मतलब थीटा इज 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब वर्डन इज पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए ये कोई कार है, ये कोई एक टॉय कार है, ये कोई लड़का है जो इसको खींच रहा है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन इस कार का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल विद द सरफेस, ठीक है ना। तो ये कार की डायरेक्शन है, मतलब उसके मूवमेंट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ क्या है, हुआ वो थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, मतलब वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो थीटा कब 0 होगा, कब एक्यूट होगा, ये कुछ केसेस है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक। निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन सेकेंड वाले के केस ले लीजिए आप। मान लीजिए बेटा है कि ये मूविंग कार है, अब मूविंग कार है, ब्रेक सप्लाई हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कार बेसिकली इस डायरेक्शन पे मूव कर रही थी, रिटार्डिंग फोर्स मींस ब्रेक सप्लाई हुए तो रिटार्डिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पे एक्सर्ट हुआ बेटा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हुई। ब्रेक सप्लाई करने के बावजूद भी ये कार कुछ अमाउंट डिस्प्लेस हो जाती है। तो आप देखिए फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, और जस्ट अपोजिट होने का क्या मतलब हुआ, ये एंगल कितने डिग्री फॉर्म हुआ, 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर वर्डन कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तीसरा केस ले लीजिए बेटा, तीसरा केस व्हेन द वर्डन इज 0। वर्डन 0 कब होता है, जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कुली का, कुली जो अपने सर पे सामान लेकर जा रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है का मतलब वर्डन कैसा हुआ, 0। बात समझ में आ रही है भाई। आप अपने सर पे सामान रखकर खड़े हुए हैं, सामान रख के खड़े हुए हैं, वर्डन कैसा होगा, 0। कब वर्डन होगा कि आपने ये सामान यहां से उठाया, चाहे भले ही सर पे लेकर, और किसी दूसरी जगह पे ले जाकर रख दिया, रख देने पे वर्डन होगा। अब आप उसको सर पे लेकर घूम रहे हैं तो वर्डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या होता पता है ना सबको, थीटा इज एन एंगल फॉर्म बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर थीटा 90 डिग्री है देन वर्क डन वुड बी 0। क्लियर है, मिटा देना। बात करते हैं एनर्जी की, क्या होता है एनर्जी, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ व्हाट, टू डू एनीथिंग। क्या बोला हमने, कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, किसी काम करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एनर्जी, ठीक है ना। वैसे तो एनर्जी बहुत सी टाइप की होती है, एक सन से मिलने वाली सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन हम जो अपने सिलेबस में बेसिकली पढ़ते हैं वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं बेटा हम लोग। और मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, तो हम ये कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कब होगी? तो हम ये कहते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में तब होगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप लोग बैठे हैं चेयर में, तो आपकी बॉडी में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि ऑब्जेक्ट का मोशन में होना जरूरी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी वो पोजेस करता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी possessed by an object by the virtue of its motion काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बेसिकली के से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यहां पर v वेलोसिटी v है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर यहां पर वेलोसिटी v की जगह u होता तो वो कौन सी एनर्जी होती? वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती। क्लियर है ना? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जिसमें ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है बट स्टोर्ड फॉर्म में है। अगर उसको हम रिलीज करें तो वो मूव करने लगेगी, एनर्जी फ्लो करने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने बो एंड एरो ले लिया, एरो को बो में लगा के आप स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच किया हुआ है हमने, ठीक। स्ट्रेच करने पे जिस पॉइंट पर हमने एरो को होल्ड कर रखा है, उस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी उसके पास, वो कौन सी होगी? उसकी एनर्जी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रिलीज करेंगे एरो को, हम क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, तो एरो क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर जाएगी। वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। और बेसिकली उस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को हम सिर्फ पोटेंशियल नहीं बोलते, हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो खैर आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, तो सिंपली आप उसको पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करके चलिए। तो हमने क्या बोला? बो एंड एरो के केस में अगर हम एरो को स्ट्रेच करके रखें तो उस टाइम पे एरो के पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट एक ऐसी पोजीशन में होता है जब वो एनर्जी स्टोर्ड किए हुए होता है और वो किसी वजह से होल्ड की होती है। अगर वो होल्ड अगर हटा ले हम तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस सेकेंड फ्लोर में हैं, हम लोग इस फ्लोर पे होल्ड कर रहे हैं। क्यों? इस फ्लोर ने हम लोगों को होल्ड कर रखा है, ठीक है ना? अदरवाइज अगर मान लो ये फ्लोर नहीं होता तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता? हम लोग नीचे मूव कर जाते। तो अगर हम लोगों के को ये पूछा जाए कि हम लोगों पे पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्लोर, तो अगर इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वी आर एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हम लोग हाइट, ग्राउंड से कुछ हाइट पे है ना, तो इसका मतलब उस हाइट की वजह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी आ रही होगी वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of its position। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इन अदर सेंस हम ये भी कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ना। हम लोग इस हाइट पे हैं, इस हाइट पे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम लोग अर्थ के अगेंस्ट है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन हमने क्या किया, हम अपने आप को नीचे से ऊपर ले आए। तो अगर ये बोला जाए कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जो हमारा मास होगा बॉडी का इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड जो हाइट, जिस हाइट पर हम अर्थ से हैं, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी में होगी। क्लियर है? खैर, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या बताया था आपको, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद है? कौन बोला ये है? अच्छा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने बेसिकली यही कहा था कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लो कि बेटा अर्थ है ये दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए ये बॉल यहां पर रखी है बेटा, इस बॉल को अब हम यहां से लिफ्ट करके इस पॉइंट पर ले आए, ठीक? तो आप बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? अर्थ के सरफेस पे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और इस हाइट पर आएगी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर लिया होगा ड्यू टू दिस हाइट। तो आप देखिए इस पॉइंट ए पर जो ये बॉल रखी थी और इस पॉइंट बी पर जहां तक हम इसको लेकर गए, एनर्जी का डिफरेंस आया कि नहीं आया? एनर्जी का डिफरेंस आया। तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहां इस केस में हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या बोलेंगे हम? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ग्राउंड पे था जब ये बॉल, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। इस बॉल को हम ने फोर्स एक्सर्ट करके इस हाइट पॉइंट बी पर लेकर आए, तो ड्यू टू दिस हाइट इसने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। तो ये जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जीज का, दैट वुड बी इक्वल टू द वर्क डन। दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये कार है, ये कार है जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है इस डायरेक्शन में, एंड बाय द इंटरवल ऑफ टाइम t, इस पॉइंट पर इस कार के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई बेटा? v। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम उसको k1 बोलते हैं तो k1 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, ठीक? और इस पॉइंट पर उसके पास वेलोसिटी v थी। देखिए आप, ऑब्जेक्ट ने मतलब इस कार ने अपनी वेलोसिटी बेसिकली क्या की? चेंज की। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी कार की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो कार की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहती। लेकिन यहां पर कार ने इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही थी, एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट गेन वेलोसिटी या फिर इट लूजेस इट्स वेलोसिटी, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर हम k2 मान लें तो k2 हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो W क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा क्या होता है बताइए? ये जो ट्राइंगल साइन है, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। K लगा दिया मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर P लगाया था मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब इस इंटरवल ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में जो चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, दैट वाज इक्वल टू द वर्क डन। यही होता है बेसिकली आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही होता है कि हम ये कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चाहे वो काइनेटिक के फॉर्म में हो, पोटेंशियल के फॉर्म में हो, या आगे चल के तो आप पढ़ोगे हीट के फॉर्म में हो। बात समझ आ रही है? तो जो एनर्जी की जो चेंज आता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। क्लियर है? आप बात करते हैं बेटा पावर की। तो पावर क्या होता है भाई साहब? वर्क डन बाय टाइम।
पावर। पावर जिसे हम बेटा P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। जहां पे W क्या है बेटा, W इज इक्वल टू वर्डन एंड T इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। इन अदर सेंस हम पावर को अगर डिफाइन कर सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। क्लियर है? पावर जिसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या है, वर्डन, एंड T इज टाइम। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, यूनिट इज इक्वल टू वॉट। और यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब वैसे तो पावर अगर इसको मैक्सिमाइज फॉर्म में देखो, वॉट तो एक छोटी सी यूनिट हो गई। आप पढ़ते हो किलो वॉट, मेगा वॉट। हॉर्स पावर सुना है? हॉर्स पावर क्या होता है, हम कहते हैं 1 HP इज इक्वल टू वॉट, 746 वॉट। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं भाई, कोई आइडिया नहीं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट, बिल्कुल सही। तो ये सब बेसिकली यूनिट ऑफ वॉट होती है, ठीक। अब देखो इसमें जैसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किस ब्याज पर आता है कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, पर यूनिट के हिसाब से जो भी चार्जेस चल रहे हैं इनटू वो होकर बाकी जो अदर बेस चार्जेस ऐड करके फाइनल आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। तो वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बात समझ आ रही है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। अब 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, किलोवाट से वॉट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगी भाई, 1000। आर को सेकेंड में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा, 3600। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी होता है, ठीक है। अब पावर पे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत वर्क इससे रिलेटेड होते हैं, वर्क से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लो कि ये बोला गया कि मान लीजिए अर्थ पे कोई एक ब्लॉक रखा है बेटा, अर्थ पे कोई एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को एक हाइट पर लेकर गया, मान लीजिए 10 मीटर की हाइट पर लेकर जाया गया, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक इस हाइट पर आ गया और यहां तक पहुंचने में मान लीजिए इसको 1 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 यूनिट का टाइम लग रहा है और इसका मास जो है दैट इज 10 kg मान लो। आपको पूछना है, निकालना है पावर क्या होगी। तो पावर कैसे निकालते हैं भाई साहब, पावर निकालते हैं W अपॉन टी से। W कैसे निकलेगा, W क्या होगा यहां पर, W इज इक्वल टू mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो W इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, mgh। तो पावर हमें निकालनी है तो क्या लिखा हमने, mgh अपॉन टी। मास कितना बेटा इसका, 10। जी की वैल्यू आपने 10 ले ली और हाइट भी 10 हो गई। टाइम को आपने 1 मिनट है, कितना सेकेंड हो गया, कितना आ गया ये 50/3। ये आ जाएगा आपका पावर। तो पावर में क्वेश्चन यूजुअली ऐसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, बस सिंपली समझ लेना है कि पावर होता है क्या। एक ही फॉर्मूला यूज करना है,
P इज इक्वल टू W/T। W क्या है, कई बार आपको एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है, तो यहां पर हम ये लिख देते हैं W इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन T। ठीक है ना, बस उस W को अप्लाई करके टाइम से डिवीजन कर दो, वो पावर निकल आएगा, सिंपल। और कुछ है इस चैप्टर में जो नहीं समझ में आता? अरे वैसे तो कुछ नहीं, आपको क्या नहीं समझ में आता ये बताइए बस। हाँ वैष्णवी बताइए। हाँ हाफ ईयरली हो गए सबके? सबको अपना अपना रिजल्ट मिल भी गया होगा है? अरे तो PT3 सेम, अरे तो सेम लेवल में रिजल्ट नहीं मिला, सेम लेवल कौन से दो? अच्छा मैथ और साइंस का ही रह रहा होगा। अरे हम मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, तो मैं SST इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। बेटा इसको ऑफ कर दो, बंद हो गया।